तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपका पहले आप अपना परिचय, चूँकि मेरी ज़ुबान से थोड़ा बड़ा नाम है तो उस लड़खड़ा रही है। नाम बड़ा नहीं तो आप अपना परिचय अपने दर्शकों बड़ा हमारे। नहीं, वो आपकी कृपा है। मैं सचिन सिंह एडवोकेट, मैं इसी गांव में पैदा हुआ, बड़ा पला और यहीं से जाना भी है। गांव में ही रह गया, कहीं गया नहीं। 10 साल में जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रहा प्रतापगढ़ में। कुछ बड़े काम भी मैंने समाज के लिए किए, जैसे बवरिया का बहुत आतंक था 2003, 4, 5 में। तो मैंने 2006 में हमारे यहाँ कुछ बवरिया गैंग पकड़ा गया था, तो उन्हें मैंने फांसी की सज़ा कराई। उसके बाद से शायद ही 6 जनवरी 2006 के बाद से बवरिया की उस तरीके की घटना, घर में घुस के मार देना, ये करना बंद हो गई। तो वो काम कभी मैंने काम को ऐसे निष्ठा की तरीके से लिया, जीवन को साधारण ढंग से जिया। 10 साल डीजीसी रहा, डीजीसी को गार्ड गनर सब मिलते थे, मैंने कभी नहीं लिया। वो इसलिए नहीं लिया कि मुझे लगता था कि हमारे अंदर अगर फीलिंग ऑफ अनसिक्योरनेस हम गार्ड लेके चल रहे हैं तो इसका मतलब हम समाज के लिए उपयुक्त नहीं। हम ऐसा समाज बनाना चाहते थे जिसमें अपनत्व का भाव हो, ममता का भाव हो। मैं कानून के आधार पे समता के पक्ष नहीं, मैं ममता के आधार पे समता के पक्ष में हूँ। जब एक अपरिचित भी मेरा दुख सुन करके मुझे गले लगा ले, मैं उस समाज के निर्माण में रहा, लेकिन सफल हुआ कि नहीं भगवान जाने, मेरे अंदाज में सफल नहीं हो पाया। अभी कोविड के दौरान आपकी धर्मपत्नी आपका साथ छोड़ के चली गई। जी। तो ज़िंदगी तब और अब, इसके बारे में 2 लाइनों में बताइए। देखिए, कोविड में ये विश्वव्यापी संक्रमण था, पूरा विश्व प्रभावित था, मैं भी उसमें प्रभावित हुआ। लेकिन मैंने इस समस्या को नज़दीक से देखा। पहला काम तो इसमें सबसे ख़राब काम जो हुआ, हमारे स्वास्थ्यकर्मियों ने किसी भी मरीज़ को कोऑपरेट नहीं किया। वो होम आइसोलेट रहा या उसको बुखार रहा, तो हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था कि गांव-गांव जा कर के एनएम हुए, छोटे डॉक्टर हुए, वो लोगों को बताएं कि कौन सी दवा कब लेना है, कौन दवा लेना है, और ज़रा मैं देखूं आपकी दवा जो है वो अप टू मार्क है कि नहीं। दूसरा, माइन्यूट फॉलोअप पेशेंट्स का नहीं, बिल्कुल फॉलोअप नहीं हुआ। व्हाट्सएप पे और अखबार में लिखी दवाएं पूरा भारत खा रहा था। उसका कारण ये हुआ कि किसी को मैं कह नहीं सकता, मैं वैज्ञानिक नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन अपनी पीड़ा कह सकता हूँ कि मुझे लगता है कि जो ओवर डाइटिंग ऑफ स्टेरॉइड है उससे भी बहुत लोग मरे, बहुत लोगों को। और दूसरा सबसे जो ख़राब काम हुआ है कि बिहेवियर डॉक्टर्स का भी, कोई डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर, आप सर्वे करा लें, आप गुप्त जांच करा लें, जांच करानी चाहिए थी सरकार को कि हमारा फेल्योर कहाँ हुआ। कोई बड़ा सरकारी डॉक्टर, कोई डॉक्टर मरीज़ के नज़दीक नहीं गया, दूर से डायरेक्शन देता रहा। जो गैस, वेंटिलेटर, सारे सिस्टम थे उनको उसने हैक कर लिया। सारे बड़े लोगों, अधिकारियों के यहाँ सिलेंडर डंप हो गए, इसकी ना आज तक जाँच हुई। मैं अपनी घटना बता रहा हूँ। मेरी वाइफ को फीवर हुआ थोड़ा सा, जो दवाएं चल रही थी, दवा चली। अपनी बाज़ार के जो डॉक्टर हैं, बीएमएस डॉक्टर अनवर हुसैन, वो एक्सपीरियंस्ड हैं, 40 साल की प्रैक्टिस है। उन्होंने देखा, वो थर्मो स्कैनिंग वगैरह किया, कहा कोविड नहीं है। जांच के लिए कोई एजेंसी नहीं उपलब्ध थी। उनका बुखार ठीक होता था, फिर आ जाए, फिर ठीक हो, लेकिन वो काम करती थी। हम लोगों के बीच थी, हम लोग साथ खाते बैठते थे। मेरे यहाँ 28 को शादी थी भतीजे का, 22 को गोद भराई थी, सारे फंक्शन उन्होंने किया। 28 को शाम को उन्होंने कहा कि मुझे थकान बहुत लग रही है, मुझे कमज़ोरी आ रही है। मैंने डॉक्टर से बात किया, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, वीकनेस है बुखार की वजह से। 29 को भी वो 29 को बहुत वीक थी, लेट गई। तो हम लोगों ने कहा किसी को दिखाएं। जितने भी ओपीडी थे सब बंद थे, सारे लोगों ने। और ये सबसे ख़राब सजेशन हुआ, एडवाइज हुई, आपको सारे डॉक्टर्स को कहना था कि फुल इफिशियंसी में इलाज कीजिए, सारे लोग इलाज कीजिए, सारे प्राइवेट नर्सिंग होम इलाज की। कोविड नॉन कोविड को आपको वेरिएट नहीं करना था, जिसको मरना होता मरता। तो जब आपका अस्पताल कंट्रोल करने के लिए आपने कहा मेरा अस्पताल कंट्रोल करेगा सरकारी, और वो सारे गैस सिलेंडर आपने डंप करा दिए, यहाँ के लोकल लोगों ने छिनवा लिए। मैं अपनी वाइफ को लेकर अस्पताल गया, वहाँ का जो ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम है बहुत वीक था, उनको सुधार नहीं हुआ। मैं गैस सिलेंडर के लिए भटकता रहा, कहीं नहीं मिला। अल्टीमेटली हमने फैज़ाबाद बात किया, हमारे रिलेटिव से मिल के, उन्होंने कहा आप शिफ्ट कर लीजिए, हम ले जाएंगे। मेरे साथ मारपीट किया, वहाँ के लोगों ने मेरे बच्चों के साथ मारपीट किया।
वहाँ की पुलिस व्यवस्था ने मारपीट किया और अस्पताल में जो आईसीयू वार्ड था उसमें हर 10 मिनट में 10 लाश निकल रही थी। और स्थिति ये थी कि वहाँ एक अपराधी मृतका जयप्रकाश यादव फार्मासिस्ट है जिस पे हत्या के मुकदमे हैं, एक राकेश यादव, यही लोग अस्पताल चला रहे थे। बताइए, फार्मासिस्ट आईसीयू वार्ड में काम कर रहा है, तमाम प्राइवेट लोग काम कर रहे थे, स्वीपर्स काम कर रहे, काम क्या कर रहे थे, मैनेज कर रहे थे, लाठी डंडे से, शराब पिए हुए थे सब। जान चली गई मेरी पत्नी की, मुकदमा ऊपर से दे दिया। तो मैं कहता हूँ यहाँ का सीएमओ, यहाँ का उस समय सीएमएस पीपी पांडे था, देखिए जो रिटायरमेंट के दूसरे दिन उसका 2 करोड़ का अस्पताल बना खड़ा है, उसी में इसी ज़िले में प्रैक्टिस कर रहा है, शान से कर रहा है, सीएमओ यहीं बैठा हुआ है। अस्पताल में वेंटिलेटर है, अगर उसका ऑपरेटर नहीं तो वेंटिलेटर का पर्पज़ क्या है? ऐसे पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया। मैं किसको दोष दूं, भाग्य को दोष दूं? मरना जीना अपनी जगह है, लेकिन व्यवहार और वो ठीक नहीं रहा। और जो अर्थ से फर्श की बात आपने कहा, निश्चित लोगों ने मनी मेकिंग किया। जो पल्स ऑक्सीमीटर 200-400 रुपये की चीज़ है, मुझको खुद 1750 रुपये में दी गई। मैं किसके, और जो जीवन बीतने की बात है कि उनके बिना कैसे जीवन है, तो जब मुश्किल है, उनके बिना जीवन बहुत मुश्किल हो गया। और मैं लोगों के लिए कुछ करता था, अपने लिए नहीं कर पाया, इसका क्षोभ अंतिम सांस तक रहेगा। और व्यवस्था के प्रति मेरे मन में पता नहीं क्यों, होना नहीं चाहिए, घृणा है। जब आपकी पत्नी कोविड से संक्रमित थी तो आप उनके साथ थे, घर में भी रहे होंगे, बाहर भी रहे होंगे, तो आपको ऐसा कुछ संक्रमण नहीं हुआ या आपको ऐसा कुछ फीलिंग्स नहीं? मेरे हम लोगों के साथ थी, पूरे परिवार में साथ थे, काम करती थी, रोज़ करती थी। 29 तारीख को जिस दिन उनको लास्ट टाइम बहुत प्रॉब्लम हुई, मैंने अपने हाथ से उनको चाय में ब्रेड डिप करके खिलाई। जब उनको ऑक्सीजन ख़त्म हो गई फैज़ाबाद लेते समय सिलेंडर से, तो वो मेरे भतीजे ने माउथ रेस्पिरेट किया। हम लोगों को किसी को संक्रमण नहीं होता। मैं ये मानता हूँ कि ये संक्रमण किस प्रकार का था, आदमी से आदमी में था कि नहीं, कि हवा से आदमी में था, मैं इस बारे में नहीं। लेकिन जो इलेक्शन हुआ है उससे कैजुअलिटी बहुत बढ़ी है चुनाव से, और उस चुनाव में माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी दूरदर्शिता किया। सरकार तो कह रही थी मैं चुनाव नहीं कराऊंगा, लेकिन सरकार का जो वकील तबका था उसका लॉजिक गलत था। वो कहता था मैं इंटर हाई स्कूल की परीक्षा कराऊंगा। तो मेरी कोर्ट ने कहा, कोर्ट को भी लगा कि आप उतनी बड़ी क्राउड कंट्रोल कर सकते हो तो चुनाव क्यों नहीं करा सकते। इनको लॉजिक देना चाहिए था कि फोरकास्ट है कोविड की, और सर इसलिए हम चुनाव नहीं कराएंगे। तो मैं कहीं अपने वकील तबके को भी जिम्मेदार रहूँगी, उन्होंने अपना केस अच्छे से नहीं रखा, कन्विंस नहीं कर पाए कोर्ट को, और एक बहुत बड़ी गलती हो गई सबसे असेसमेंट करने में। और वो त्रासदी का भगवान की ही कृपा है, बुद्धि सबकी ख़राब हो गई और सब डर गए, डरा बहुत दिया गया। ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं, फ्रंट पे आके लड़ने की ज़रूरत। तभी मैं परसों अखबार में पढ़ रहा था, गोरखपुर का मामला था, वहाँ की एक उसने लेडी का हेल्थ में है, डॉक्टर है, नर्स एग्जैक्ट नहीं है, वो कह रही थी कि तमाम ऐसे लोग कोविड हॉस्पिटल में भर्ती थे जो खुद से दवा नहीं खा पाते थे। मैंने उनको सिंपैथी दिया, दवा दिया, और मैं 2 बार संक्रमित हुई, लेकिन देखिए उसको कुछ नहीं हुआ। ऐसे लोगों की ज़रूरत थी, ऐसे लोगों की बहुसंख्य ज़रूरत थी। और हमने क्या किया, हमने स्वास्थ्यकर्मी का भी चुनाव में ड्यूटी लगा दिया, वो सब चीज़ें। आज पेपर में एक खबर है कि जो भी कोविड से मृत्यु हुई है, मुख्यमंत्री की तरफ से उनको 50,000 रुपये मिलेंगे, कि इस सही में जो इसके पात्र हैं उनको मिलेगा? देखिए, मेरा अपना मानना है कि तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कोविड डेथ्स हुई हैं, उस पीरियड में डेथ हुई हैं, उनको आप कंपनसेट करें। वहाँ हमारी सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा काम है। उनको लगता है कि लोगों का घर उजड़ गया है, बच्चे अनाथ हो गए, उनकी कहीं से पैसे से कुछ मदद हो सकती है। लेकिन पर्टिकुलरली मैं अपने केस में बताऊं, मैं ऐसा कोई पैसा लूँगा नहीं। अच्छा। और दूसरी चीज़ ये है कि सहायता और अनुदान से नहीं, कोविड में जो परिवार उजड़े हैं, मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती करूँगा, उनको इकट्ठा करके उनके आपस में दुख दर्द बांटे जाए, उनके आंसू पोंछे जाए, उनसे बात की जाए। वो सब डिप्रेशन में हैं। कोविड और लॉकडाउन
इसका क्या संबंध है? क्या लॉकडाउन से सब कुछ क्लियर हो गया, सब कुछ पहले जैसा हो गया कि अभी कुछ बाकी है? देखिए, इसमें कुछ मैनेजमेंट्स जो थे लॉकडाउन वगैरह के, वो पूरा विश्व ऐसे कर रहा था भीड़ को कम करने के लिए। तो मेरा अपना मानना है कि भीड़ ना हो और भीड़ कम रहने से तमाम मुसीबतों से आप बच सकते हैं। तो हमारे पास कोई पहले का एक्सपीरियंस नहीं था किसी के पास कि इसमें क्या करना है, बट कुछ मेजरमेंट्स लोगों ने किए, एक्सपर्ट्स ने किए, वो सफल भी रहा। तो लॉकडाउन तो मेरा अंदाज़ा है आपको जिस तरीके से जाम और भीड़ लग रही है, कुछ न कुछ मैनेजमेंट करना पड़ेगा, नहीं भीड़ तो आम जीवन नष्ट कर देगी। तो लॉकडाउन ठीक रहा, उससे कोई बुराई नहीं रही, अच्छा काम रहा। जी, कोविड में हम लोग समझे नया शब्द भी लॉकडाउन मिला, और एक तो है आइसोलेशन और दूसरी चीज़ है एक शब्द इसमें निकल के है इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता। जी। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बेहतर थी, तभी आप अपनी पत्नी के साथ इतने दिन रहे, आपको कुछ नहीं हुआ, मेरा मानना है। तो आप क्या कहेंगे कि जो आज की युवा हैं और जो लोग आपका वीडियो देख रहे हैं कि आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए रख के जिससे ये छोटी मोटी बीमारियां आपको ना हो, इसके लिए क्या कहेंगे? पहली चीज़ तो जीवन शैली अच्छी रखनी पड़ेगी। मैं युवाओं से हाथ जोड़ के अपील करूँगा कि एक तो कदाप वो किसी प्रकार के नशे की तरफ न जाएं, आलस की तरफ न जाएं। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। अपना फूडिंग और लॉजिंग का बेस्ट सिस्टम रखें, जो कुछ मिले संतोष से खाएं। बड़ा आदमी बनने के चक्कर में मोबाइल में देख करके, वीडियो देख करके, अपने बाल कटा करके ख़राब से ऐसे एक्शन में ना रहें। विनम्र बने, अपने बड़ों का आदर करें, अनुशासित रहें। कोई ज़रूरी नहीं कि हर आदमी पढ़ के आईएएस हो जाए, बन लेकिन एक अच्छा आदमी, अच्छा इंसान बने। आईएएस के साथ भी एक टीम की ज़रूरत होती है, तभी वो सफल होता है। तो ट्राई टू बी ए गुड मैन, थिंक गुड, लिव गुड, ईट गुड एंड देन बी गुड। आपकी पत्नी अभी नहीं है और आप रिटायर भी हो चुके हैं, तो अभी आपके पास क्या दिनचर्या है और कैसे अपने टाइम को सदुपयोग करते हैं, इसके बारे में दर्शकों? उनके जाने के बाद से थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ी है मेरी। मैं वो बीच में 45 साल 78 में मेरी शादी हुई, 43 इयर्स मेरे साथ रही। मेरे 5 बेटियां हैं, सब पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 2-3 ला ग्रेजुएट हैं। एक बेटी मेरी LM है, PhD कर रही, ला से JS वगैरह दे रही है, हाई कोर्ट प्रैक्टिस कर रही है रुचिता। मेरी दिनचर्या, बच्चे, मेरे परिवार के लोग पूरा मेरा सहयोग करें। दिनचर्या तो मेरी नहीं ख़राब हुई है, लेकिन मेरा जो अंदर से मन है वो परेशान रहता है, उनको लेकर के, उनकी बातों को लेकर के, उनकी मेमोरीज़ को लेकर के। तो जीवन तो ख़राब हो ही गया है। एक प्रकार से देखा जाए कि आपकी पत्नी जाने के बाद आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल निरा अकेला। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि पत्नी के लिए कोई सिस्टम बने, दोनों को साथ भेजें। अलग अलग भेजने का जो उनका एक्सपेरिमेंट है वो बहुत ख़राब है। सर, मैं आपकी भावनाओं को कुरेदना नहीं चाहता। फ़िलहाल आपने हमारे साथ बात किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सर, बस 2 लाइन, आपको हमारा काम कैसे लग रहा है? ओझा जी, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि दिन दूनी रात चौगुनी आपकी प्रगति हो। आप मेरे जैसे आदमी को ढूंढ निकाले और उसको हाईलाइट कर रहे हैं, उसकी पीड़ा कहीं पहुंचा रहे हैं 5 भाइयों के बीच में, समाज के बीच में। तो समाज का भी ऋणी हूँ कि जो हमको सुनेंगे, समझेंगे, हो सकता है उन्हें लगे कि मैं कुछ ठीक बात कर रहा हूँ। यही मेरे संतोष का कारण। मेरी सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद सदैव आपके साथ हैं। तो अब आज मैं आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दूंगा, क्योंकि आप अभी इंटरनली थोड़ा असहज हैं। फ़िलहाल हम आपकी सेवा लेते रहेंगे और जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम आपसे सलाह मशविरा लेते रहेंगे, क्योंकि आपके द्वारा मैंने बहुत कुछ सीखा है। और एक चीज़ मैंने देखी है कि आपके जैसा जानकार, कानूनी जानकार, और जिन्होंने अपनी योजनाओं को इम्प्लीमेंट किया है पिछले दरवाजे से, मतलब इनका फ्रंट रोल रहा है योजनाओं को बनाने में, लेकिन जो और भी लोग हैं उसको इम्प्लीमेंट किए हैं, ये पिछले छुपे रुस्तम हैं। अब आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे कि कौन कौन सी योजनाएं आप अभी समाज में देख रहे हैं, जिसका सुझाव सर के द्वारा दिया गया था। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आज हम थे पूर्व DGC मिस्टर सचिन प्रताप सिंह जी के साथ, जिन्होंने कोविड में अपनी पत्नी को गंवाया है। थोड़ा कुछ ये एक सहानुभूति मुलाकात थी। तो सर, अब इस वीडियो को बंद करें, कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं, बस बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत
हम इस माध्यम से अपनी पत्नी को, परिवार को, आपको सबको स्मरण कर पाए कि ये मेरे लिए एक अवसर है। जीवन ऐसे जी जाए, आप लोग मिलते रहिए, हो सकता है समय बीत जाए। बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए, कभी भी किसी भी चीज़ ज़रूरत हो, मतलब मैं आपको क्या दे सकता हूँ, लेकिन अगर आपको मेरी कभी भी ज़रूरत हो, आपके पास मोबाइल नंबर है, आप ज़रूर याद करिएगा।